खबर में खुश आमदीद। मैं हूं आपका होस्ट सईद काजी और मेरे साथ मेरे को होस्ट हैं मियाँ शाहिद साहब। मेहमानों के तारुफ से पहले मैं कुछ रनडाउन आपकी खिदमत में पेश कर दूँ। ज़िमनी इलेक्शन जो कि सबकी नज़रें उसी की तरफ थी, मगर ये जो रिज़ल्ट आया उसके अभी भी धांधली के इल्ज़ाम लग रहे हैं और अब तो पीपल्स पार्टी भी कह रही है कि इसकी जो है वो तहकीकात होनी चाहिए। इस पर बात करेंगे। एक नया सिस्टम मुतारफ़ करवाने की कोशिश की जा रही है कि जी नक़द ख़रीदारी जो है पैसों के ज़रिए, रुपयों के ज़रिए, करेंसी के ज़रिए ख़रीदारी की बजाय गवर्नमेंट चाहती है कि कार्ड्स के ज़रिए हो, और जो कार्ड से ज़रिए ख़रीदारी नहीं करेंगे तजवीज़ ये है कि 1-2 रुपये उन पर टैक्स लगाया जाएगा। इस पे हम बात करेंगे और ये देखेंगे कि कितने लोगों के पास क्रेडिट और डेबिट कार्ड है। अकाउंट तो बहुत से लोगों के हैं खुले हुए हैं पाकिस्तान में, अगर कार्ड डेबिट और गरीब आदमी फिर इसमें हिट होगा, जाहिर है। इस पर बात करेंगे। क्या भारत के साथ एटमी जंग का खतरा है? हमारे जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन जनाब एक बैरून मुल्क दौरे पर जो उन्होंने इशारा किया है कि अभी ये जो है जंग का ख़तरा ऐसा एहसास होता है उनकी स्टेटमेंट से कि मौजूद है। इस पर बात करेंगे। और फिर रूस पर एक बहुत बड़ा हमला और दुनिया भी एक क्या बड़ी तबाही की तरफ जा रही है, खुदा न खास्ता। इस पर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं मुमताज़ तजिया नगार जनाब मोहसिन बेग साहब, बहुत शुक्रिया। ये इसी इलेक्शन पे बात कर लेते हैं। क्या अगर ये धांधली हुई है जिस तरह से PTI कह रही है, तो इस एक सीट से क्या फ़र्क पड़ना था? अगर इस पे कंसेंसस हो जाता, कम से कम एक सीट पे ही हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के माबैन बेग साहब हो जाता कि यार ये यहाँ पे आज इलेक्शन ठीक हुआ है। बेग साहब। बहुत शुक्रिया काजी साहब। बेसिकली तो अगर आपने पूरी हिस्ट्री हमारी देखी हो, जो सिटिंग गवर्नमेंट होती है बाय इलेक्शन मोस्टली वही जीतते हैं। और क्योंकि हमारे यहाँ कोई भी इलेक्शन बिल्कुल जिसको आप फ्री एंड फेयर कह लें, उसकी तो शायद कोई मिसाल बहुत मुश्किल से ही मिले पाकिस्तान में किसी हल्के में। जो भी पावरफुल पार्टी होती है वो नेचुरली गवर्नमेंट में हो या अदरवाइज वो पावरफुल हो तो वो इलेक्शन जीत जाते हैं। तो ये इल्ज़ामात मेरे पास तो कोई ऐसी वो शवाहिद नहीं है कि मैं कहूँ कि इनके इल्ज़ामात ठीक हैं, और मेरे पास कोई ऐसे शवाहिद नहीं है जिससे मैं कहूँ ये इल्ज़ामात गलत हैं। क्योंकि शोर तो हर इलेक्शन में यही होता है, लेकिन बाय इलेक्शन जो है वो मेजॉरिटी जो सिटिंग गवर्नमेंट होती है वो जीत जाती है। आपकी बात ठीक है, अगर उन्होंने वाकई फेयर इलेक्शन करवाए हैं और वो पार्टी नून लीग जीत गई है, तो आई डोंट नो अपोजिशन, खासकर पीपल्स पार्टी का तो शायद वोट बैंक नहीं है उस एरिया में और खासकर पूरे पंजाब में कि वो कोई भी हल्का आसानी से जीत सके। बहरहाल इसकी तहकीकात अगर वो चाहते हैं तो मेरे ख्याल में ओपनली करवा देनी चाहिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है। ये भी एक तवील बहुत सी पेंडिंग तहकीकात हैं बेग साहब। मैं तो समझता हूँ कि किस्मत का लिखा समझ। जी मियाँ साहब, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? बेग साहब, मेरा सवाल बानी PTI से मुतल्लिक है, क्योंकि बानी PTI से मुतल्लिक ये खबरें आ रही थी कि वो रिहा हो रहे हैं। कोई ये कह रहा था कि 5 जून को रिहा होंगे, किसी ने ये कहा कि 31 मई को 5 लाख का मजमा जो है वो आएगा। लेकिन अभी तक तो ट्वीट ही आए हैं बानी PTI की जानिब से और बड़े सख्त ट्वीट आए हैं। क्या वाकईतन ऐसी कोई बात है या बात बनी नहीं है, या वाकईतन कोई ये अफवाहें थी, बात थी नहीं? मियाँ साहब, बिल्कुल मैं आपको वसूख से कह रहा हूँ, कोई बात ऐसी है ही नहीं। ना कहीं बात हुई, ना कोई ऐसी डील जो है उसके ऊपर बात हुई, ना कोई मिलने गया, ना किसी साइड पे कोई मुलाकात है। कुछ लोग खबरें और चला भी रहे हैं, छाप भी रहे हैं, फिर खुद अपनी खबरों की तरदीद भी कर देते हैं कि जी बाहर से फलां आया, डॉक्टर्स आ गए, नर्सें आ गई, कंप्यूटर आ गए। नेचुरली उनको रेलिवेंट रहना है, वो रेलिवेंट हैं, उनकी खबरें चल रही हैं। सोशल मीडिया पे एक तूफान है। तो बेसिकली मैं आपको बता दूं, उनकी रिहाई एक ही सूरत में मुमकिन है, वो कोर्ट्स के ज़रिए है। तो अभी तो उनके 2 केसेस अंडर ट्रायल हैं। एकदम ना बेल होनी है ना अपील होनी है, तो बाहर आने का तो फिलहाल कोई चांस नज़र नहीं आ रहा। ख्वाहिशात अपनी जगह, लेकिन चांस नहीं। लेकिन बेग साहब, ये जो जी मियाँ साहब, मैं बात कर लूँ या आप कुछ सवाल काउंटर क्वेश्चन करना चाहते हैं? बेग साहब, मियाँ साहब। जी प्लीज़ काजी साहब। अच्छा बेग साहब, एक नाखुशगवार करें काजी साहब, सवाल करें। जी शुक्रिया। एक नाखुशगवार सूरत हाल तो है कि एक तरफ हमारा पावर स्ट्रक्चर है जिसके लिए वो लोग कोई काबिल कबूल नहीं है, और दूसरी तरफ एक
पीपल सेंटीमेंट यूँ लगता है कि लोग खुश भी नहीं है, महंगाई है, ऑलरेडी मज़ीद महंगाई होने जा रही है। अगर ये डुअल ख़रीदारी का सिस्टम लेके आते हैं तो हुकूमत से तो लोग खुश। बेग साहब आप साफ़ी हैं, आपकी भी लोग नब्ज़ पे हाथ होता है। पीपल आर, आई डोंट थिंक कि पीपल आर वेरी हैप्पी विद दिस डिस्पेंसेशन। तो कोई वाया मीडिया होना चाहिए और कोई कहानी आगे की तरफ बढ़ेगी, या स्टेल मेट ही आपको नज़र आता है ता हद नज़र? बेग साहब साहब, बड़ा मुश्किल होता है कि कोई भी गवर्नमेंट आवाम को कुछ कर जाए, खासकर जब मुल्क के हालात फाइनेंशियली इस नहज पे हों कि जहां आपकी बैंक करप्सी होने वाली थी, जहां आपकी एलसीज नहीं खुल रही थी, जहां आपके पास बैंक डिफ़ॉल्ट होना था आपने। तो अभी कुछ हालात बेहतर हैं। नेचुरली आवाम को रिलीफ जो है पास ऑन नहीं हुआ और हो सकता है अगले बजट तक ना हो। तो मकसद यही है कि आवाम को जिस नैज पे इनको गवर्नमेंट मिली और जिस नैज पे मुल्की हालात थे फाइनेंशियली, तो उसमें वक्त लगता है, वक्त दरकार था। उन्होंने काफ़ी हद तक बेहतरी की है। मैं समझ रहा हूँ कि अगर पब्लिक थोड़ा इंतज़ार कर ले और ख़ासकर जो बिज़नेस और इंडस्ट्री है, अगर उसका रिवाइवल होता है, महंगाई और जो हमारा इंटरेस्ट रेट है वो नीचे आया, तो इसका जो गवर्नमेंट को सिर्फ यही सोचना है फौरी तौर पर जो इक़दाम हैं उसका जो इफ़ेक्ट है वो गरीब आदमी और उस तक पहुँचे, ताकि वो कुछ थोड़े से कंफर्टेबल फील करें। क्योंकि पिछले दिनों भी और अब भी आवाम तक कोई रिलीफ इस तरीके से पहुँचा नहीं है। लेकिन मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि जो इंडिकेटर्स हैं वो बेहतर हैं। आने वाले दिनों में शायद अल्लाह करे कि बेहतरी आए। अच्छा बेग साहब, मैं एक खबर आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। KPK में मैं एक कोई 16,500 नौकरियाँ निकली हैं टीचर्स की, तो तकरीबन 8,60,000 लोगों ने अप्लाई किया है। तो ये जो सिचुएशन है, यानी इतने लोग एलिजिबल हैं, उन्होंने डिग्रियां ले रखी हैं, मगर सिर्फ 16,000 के लिए, हमारे पास 16,500 के लिए टू बी एग्जैक्ट नौकरियां हैं। तो ये सिचुएशन जो है ये एक्सप्लोसिव भी हो सकती है आपके ख्याल में? बिल्कुल है जी। और मैं ये समझता हूँ कि हमारे जो गवर्नमेंट के लोग हैं और जो थिंक टैंक है, उनको सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि आप लोगों को रोज़गार प्रोवाइड करें। और वो रोज़गार ज़रूरी नहीं है कि गवर्नमेंट देती है, वो प्राइवेट सेक्टर बहुत से लोगों को रोज़गार देता है। अगर हमारा इंडस्ट्री चल जाए, हमारे कारोबारी लोग कंफर्टेबल हो जाए, इन्वेस्टमेंट शुरू करें और एक बिज़नेस चल पड़े, तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो बेरोज़गार हैं, उनको जॉब मिल जाएगी। और अगर ऐसा ना हुआ तो मैं समझता हूँ कि बेरोज़गारी जो है हर बंदे के घर में एक जो है मुश्किल हालात पैदा किए हुए हैं। एक सवाल है कि जो ये खबर है कि पार्लियामेंटेरियन कुछ पार्लियामेंटेरियंस ये कह रहे हैं, बल्कि ये खबर है कि बानी PTI के हवाले से जो जनरल फैज़ हमीद हैं वो वादा माफ़ गवाह बनने को तैयार हैं या शायद बन चुके हैं। तो इस हवाले से अगर ये बात ठीक है तो फिर क्या बानी PTI का केस जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स में जा सकता है? तो सर क्या आपको लगता है कि जो जनरल फैज़ हमीद हैं वो उनके खिलाफ वादा माफ़ गवाह बन जाएंगे? अच्छा मियाँ साहब, जैसे आपने सुना वैसे मैंने भी सुना। इसमें कोई कंक्रीट बात नहीं थी कि जनरल फैज़ साहब ने इनके खिलाफ कोई टेस्टिमनी दी है। लेकिन वो आने वाले दिनों में, क्योंकि उनकी भी केस कंक्लूड हो चुका है, उनको शायद इसीलिए रोका होगा कि बाकियों के केसेस जो हैं उनके साथ और बहुत लोगों के केसेस हैं, उसमें आर्मी के और भी बहुत लोग पकड़े हुए हैं। तो नेचुरली ये हैंड इन ग्लव थे जब ये गवर्नमेंट कर रहे थे। इन्होंने जितना वायलेट किया लॉ को बानी ने और जनरल फैज़ ने, तो जनरल फैज़ का तो जो, क्योंकि उन्होंने एक ओथ ले रखा था, यूनिफॉर्म थी, उनको आउट ऑफ लॉ जो इक़दाम उन्होंने किए, लोगों पे हीरवन डाल दी, लोगों को सजाएं दिलवाई। इमरान के कहने पे किसी अपने ओपोनेंट को नहीं छोड़ा, इवन ख़वातीन, ये फरियाल बीवी को उठा लिया गया, मरियम नवाज को जेल में डाल दिया गया और कोई ओपोनेंट नहीं छोड़ा। और जिसने भी बात की वो फैज़ हमीद साहब को ऑपरेट कर रहे थे। तो अल्लाह का कानून है, अगर आपने इतनी वायलेशंस की हैं, आपने लॉ को लॉ ही नहीं समझा, आप समझ रहे थे ये कंट्री जो है जो मैं करूँगा वो चल जाएगा, तो ऐसी सूरत में नेचुरली एक अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस है। उसमें खान साहब अगर वो कहेंगे जी फलां काम मैंने उनके ऑर्डर्स पे किया, जो कि वर्बली होंगे, कोई लिख के तो देता नहीं है, तो ऐसे में नेचुरली वो काउंटर पार्ट उनके रहे हैं, तो उनकी टेस्टिमनी बड़ी
वैल्यू करती है। बेग साहब एक और क्वेश्चन है कि आज जुनेद अकबर ने बात की मीडिया से गैर रस्मी, उन्होंने कहा कि स्पीकर कौमी असम्बली के खिलाफ जो अदम इत्मीनाद की तहरीक है उस हवाले से बानी पीटीआई ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है और शायद ये बजट के दिनों में जो है वो अदम इत्मीनाद की तहरीक लाई जाएगी। आप क्या समझते हैं कि ये कामयाब हो सकती है? मियां साहब, बेसिकली हमारे पार्लिमानी सिस्टम में अदम इत्मीनाद की तारीख जो है वो तो आप किसी वक्त भी तहरीक ला सकते हैं। और जहाँ तक बात है कामयाब होने की, अगर इनके पास नंबर्स नहीं है, मैं समझता हूँ नहीं है, और ये तहरीक इनकी कामयाब नहीं होगी। जो स्पीकर साहब हैं उनके पास, मेरे ख्याल में गवर्नमेंट के पास अपने नंबर्स पूरे हैं और बजट के दिनों में मेजॉरिटी गवर्नमेंट साइड पे हाजिरी भी पूरी होती है। तो बहरहाल ये अगर ये एक्सरसाइज करना चाहें जमहूरियत में तो इनको हक है और ये ला सकते हैं, और अगर ये समझते हैं कि ये कामयाब करवा सकते हैं तो मैं समझता हूँ इनको लानी चाहिए। बेग साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रेशियस एंड योर, आपने जो हमें एनलाइटन किया। बहरहाल ये है सिचुएशन, एक स्टेलमेट सा तो है इस मुल्क में, और जो ये कोई इतनी ज़्यादा खुशगवार सूरत हाल नहीं है। जिस तरह हमने बेरोज़गारी की बात की, ये एक सूबे की बात नहीं है, हर जगह पर यही हाल है। तो नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो ये बात करेंगे कि ये जो डुअल ख़रीदारी का जो मामला है, कितने लाख लोगों के पास, 25 करोड़ की आबादी में कितने लोगों के पास डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है। ये फिगर्स तो मेरे पास हैं, मगर हमारे साथ एक माहिर होंगे डॉक्टर खाकान नजीब, उनसे भी हम कंफर्म करके इस पे बात करते हैं, क्योंकि ये अहम है, क्योंकि चीज़ें बहुत महंगी हो जाएंगी जो ऑलरेडी बहुत महंगी है। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। नाज़रीन ने ज्वाइन किया है डॉक्टर खाकान नजीब, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें टाइम दिया। डॉक्टर साहब ये फरमाइए कि ये आज आपने डॉन की लीड भी देखी होगी कि ये जी डुअल जो है वो प्राइसेस होंगी, जो एक सिस्टम लाने की कोशिश की जा रही है। पहला सवाल तो मेरा आपसे ये है कि भाई वो क्रेडिट कार्ड से वो कह रहे हैं जी आप ख़रीदारी करें या डेबिट कार्ड से करें, कितने लोगों के पास बैंक अकाउंट्स तो 17 करोड़ लोगों के शायद हैं, अगर मैं गलत नहीं कह रहा, मैंने सोशल मीडिया से ये फिगर उठाई हैं, आपसे कंफर्म करूंगा। लेकिन बहुत कम लोग डेबिट और क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं, और आम आदमी को फिर इसका मतलब है कि ये 2-4 रुपये फ़ी जो पेट्रोल बढ़ेगा और चीज़ें बढ़ेंगी तो उनको हिट वही होंगे। इस सिस्टम को आप कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काजी साहब, कोशिश ये है कि जो कैश इन सर्कुलेशन है वो 9,000 अरब रुपए के करीब है। इस कैश इन सर्कुलेशन को किसी तरह कम किया जाए, क्योंकि जो इतना ज़्यादा कैश इन सर्कुलेशन है ये एक इनफॉर्मल इकोनॉमी या वो इकोनॉमी जो FPR के परव्यू में नहीं है उसको जन्म देता है। फिर ये आप देखिए कि अगर ये वेल्थ शो नहीं हो रही और आप इस वेल्थ से कोई कोलैटरलाइज करके बैंक से लोन नहीं ले सकते तो ये कोई इन्वेस्टमेंट को आगे बढ़ाने में काम नहीं आता। सो इसकी सोच ये है कि इससे किसी तरह निकल कर कैशलेस इकोनॉमी की तरफ मूव करें। आपके गिरदो नवा में भी, अब जैसे आप फ़ोन पे वो रास्त से, पता नहीं आपने कभी पेमेंट की या नहीं की, आप शॉप पे जाकर भी फौरी तौर पे उससे पेमेंट कर सकते हैं। एक सिस्टम बनाया गया है जो अथॉरिटीज़ ने बनाया है। इसी तरह जो आप फौरी क्रेडिट कार्ड ना भी हो तो आप डेबिट कार्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। डेबिट कार्ड तो जो अकाउंट होल्डर्स हैं उनको मिल सकता है। आहिस्ता आहिस्ता, यानी कि अगर आप 50,000 से ऊपर की स्पेशली ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, मुझे तो यही फिगर एक समझ आता था, तो उस पर ये हम मूव करना चाहते हैं कि दिन आपकी इतनी इस्तिताअत है कि आप कैशलेस इकोनॉमी की तरफ जाएं। ये फेज्ड मैनर में होना चाहिए, पर होना ज़रूर चाहिए, बिकॉज जितनी फॉर्मल इकोनॉमी है 50-60% इनफॉर्मल इकोनॉमी है, इसमें से डॉक्टर साहब मैं एक माफ़ी चाहता हूँ, एक मैं सवाल बीच में ऐड कर दूँ। मैंने जो नेट से फिगर उठाई है कि हमारे कोई तकरीबन 45 लाख लोग जो हैं डेबिट और क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं। डोंट यू थिंक वी विल बी लिविंग आउट अ ह्यूज चंक ऑफ पॉपुलेशन? That's right, but that's not the only way to make payments, right? आप तो अब अपनी जैज़ और ये जो वो है उससे बड़ी क्विक पेमेंट्स कर सकते हैं। रास्त के थ्रू आप अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो अब आप सोचिए कि देयर आर न्यू वेज दैट विल कम। अब तो मोबाइल आप उस पर रखें तो उससे पेमेंट शुरू हो जाएगी। 3 रास्ते तो मैंने अभी बता दिए।
मैं जब अमेरिका में पढ़ा करता था, तो चूंकि 20-25 साल पहले की ये बात है, तो क्या हुआ करता था, तब इतने क्रेडिट कार्ड नहीं थे, तो हम अपना चेक साइन करते थे और दे देते थे काउंटर पे, और वो हमारा साथ ड्राइवर्स लाइसेंस नंबर ले लिया करते थे कि ये हमारी शनाख्त हो गई। तो ये चौथा तरीका है। पाकिस्तान की अथॉरिटीज़ को तरीके ज़रूर बनाने पड़ेंगे, यहाँ तक मैं आपसे एग्री करता हूँ, और ये कंसिडर करना पड़ेगा कि चूँकि कैश इतना बड़ा सर्कुलेशन में है, तो इससे आहिस्ता आहिस्ता मूव करना है और लोगों को लाना है। फिर हमने, मुझे याद है फाइनेंस मिनिस्ट्री में एक आसान अकाउंट बनाने के लिए कहा, जिसमें नो योर कस्टमर ऐसा नहीं था, और उसका मकसद ये था कि हर खास व आम जो है वो अकाउंट खोल ले ताकि वो इस तरफ बढ़ सके। That is the whole, I think, emphasis जिस तरफ जा रहे हैं। डॉक्टर साहब, अभी करेंसी की बात हो रही है और हम ये बात कर रहे हैं कि लोग जो है ख़रीदारी जो है कार्ड के ज़रिए करें। पाकिस्तान इस वक्त हुकूमत जो है वो डिजिटल करेंसी की जानिब बढ़ रही है, बिटकॉइन की तरफ बढ़ रही है, और इस हवाले से बहुत सा काम हो भी चुका है। आप क्या समझते हैं कि इसका पोटेंशियल क्या है, और पाकिस्तान को इसका कितना फ़ायदा हो सकता है आने वाले दिनों में, और इसमें बेहतरी कैसे हो सकती है, या बेहतर काम चल रहा है, जो पॉलिसी हुकूमत दे रही है वो ठीक है? देखिए, अभी तक तो चूँकि कुछ दिन पहले तक एक काउंसिल बनी है, मैं इसको बहुत आसान लफ्ज़ों में लोगों को समझा देता हूँ। एक तो हर चीज़ को हम ऐसा समझते हैं कि वो चीज़ होगी तो गेम चेंज हो जाएगी, वो चीज़ होगी तो गेम चेंज हो जाएगी। काई साहब, आपकी और मेरी समझ इतनी तो है, और शायद भाई की भी, कि दुनिया में गेम चेंजर ये है कि मेहनत करके अच्छा एंकर बनता है, अच्छा एंकर अच्छी तनख्वाह लेता है, और फिर उसकी प्रॉस्पेरिटी होती है। कोई गेम चेंजिंग कोर्स नहीं है करके आप यहाँ पे पहुँच सकते। तो ये भी याद रखिए कि सीपैक भी करना है, मुल्क की डीरेगुलेट करके इंडस्ट्री भी चलानी है, क्रिप्टो भी एक चीज़ है, एक टेक्नोलॉजी है, उसका फ्रेमवर्क तो मुल्क में एग्जिस्ट नहीं करता, तो एक फ्रेमवर्क बनाना है। अभी जो लोग काम कर रहे हैं वो एक आउटसाइड, एक इनफॉर्मल फ्रेमवर्क में कर रहे हैं, उसको पहले तो फॉर्मलाइज कर लें, पहले तो ये काम कर लें। उस फॉर्मलाइज करने से जैसे ही लोगों को पता लगेगा कि अब तो हम टैक्स पे भी आ जाएंगे इसके, कि आपने 1 लाख का लिया और 1.25 लाख का बेचा, या बिटकॉइन अगर आपने 30,000 का खरीदा था और आज मैं अभी प्राइस देख रहा हूँ 1,04,000 चल रही है, तो फिर 30,000 से 1,04,000 का जब बेचा तो 74,000 रुपये का गेन हुआ। अगर आप फ्रेमवर्क में आएंगे तो फिर तो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ ये भी पूछेंगी आपसे कि भाई इस पे कुछ टैक्स बनता है कैपिटल गेन्स का। सो इट इज़ नॉट दैट सिंपल। जब ये फ्रेमवर्क बनाना बहुत ज़रूरी है ताकि इसको रेगुलराइज किया जाए। उसके बाद उसमें से आपने एक बिटकॉइन माइनिंग में जाना है, जिसका क्या मतलब है कि कोई कंपनी आकर यहाँ पे ये अगर समझती है वाइबल तो ज़रूर बिटकॉइन माइनिंग करे। पाकिस्तान ने कुछ बिटकॉइंस या कुछ करेंसीज, क्रिप्टो जो हैं वो इस वक्त रखी हुई हैं अपने पास, बिकॉज वो इलीगल थी, तो आई थिंक दे हैव कॉन्फिस्केटेड। तो एक वो पाकिस्तान के पास पड़ी हैं, वो देख लेते हैं। डॉक्टर साहब, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं इंटरजेक्ट कर रहा हूँ थोड़ी सी बात। यही बात हम कर रहे थे, डॉक्टर इकराम लाग थे हमारे साथ पिछले सेशन में। डॉक्टर साहब, हमने तो जो ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स पढ़ी है वो उसमें ये है कि जी रियल इकॉनमी मैन्युफैक्चरिंग होती है। जिस तरह चाइना ने पिछाड़ दिया, सारी दुनिया को पिछाड़ दिया, इवन अमेरिका बहादुर का, ये मैं नहीं कह रहा, ये लैरी समझ ने ये फिगर दी और मैं हैरान हूँ, इससे मैं अभी तक हजम नहीं कर पा रहा। वो कहते हैं जी हमारी जो रियल है ना इकॉनमी, जो मैन्युफैक्चरिंग है, वो तो 4% रह गई है। 8% कह रहा था फरीद जिक्रिया, तो उसको करेक्ट किया लैरी समझ ने। आई वॉज वॉचिंग दिस शो, आई डोंट नो कितना ये दुरुस्त है। तो हमें तो स्कूल चाहिए, हमें इंडस्ट्री चाहिए, हमें ये जो कैसीनो जो है कैपिटलिज्म, इससे तो काम नहीं चलेगा। डॉक्टर साहब देखिए, एक तो ये कि जो मुल्क 25 करोड़ का हो उसको डेफिनेटली मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चर में रहना है, इसलिए कि पाकिस्तान की जो लेबर है जो उतनी हाईली ट्रेंड नहीं है वो इन्वॉल्व रहे। पर ये भी बात दुरुस्त है कि चूँकि मीडियन एज 23 है, तो हमें अपने बच्चों को जो AI टेक्नोलॉजी, ITES टेक्नोलॉजी है, उसमें जो पढ़े लिखे हैं इन्वॉल्व किया जा सकता है। 40-50 हज़ार ग्रेजुएट करता है बच्चा हमारे कॉलेजों से, तो उनके लिए नौकरियां निकाली जा सकती हैं। पर वो वेब डेवलपमेंट, अब ये वेब 3.0 है जिसकी बात अब की जाएगी, ये वेब डेवलपमेंट और AI टेक्नोलॉजी, बिटकॉइन माइनिंग, ये सब काम में लाया जा सकता है। बट इसका किसी चीज़ को भी पनेशिया या ऐसा ना पेश करें, पेश ऐसे करें कि ये भी एक चीज़ है, इसको दुनिया कर रही है, हम एक चीज़ बना रहे हैं, लीगल, रेगुलेटरी एंड टैक्सेशन फ्रेमवर्क। मैं चूँकि ऑस्ट्रेलिया में काम करता हूँ, मैं बहुत इन टच रहता हूँ, उन्होंने भी एक फ्रेमवर्क बनाया है, और जो लोग लाइसेंस लेंगे वो इसका कारोबार जैसे स्टॉक एक्सचेंज पे होता है कर सकते हैं। इसका फ़ायदा क्या है मैं वो आपको बताता हूँ, वो शायद बहुत कम लोग बताएंगे।
ट्रांजैक्शन की स्पीड बड़ी फास्ट हो जाएगी। अगर आपकी रेमिटेंस 1 दिन या 2 दिन में आपको मिलती है और आपको बैंकिंग चैनल के थ्रू आना पड़ता है, तो ये आपको क्विकली रेमिटेंस मंगवाने का एक जरिया बन सकता है। मैं चूंकि पाकिस्तान में 36 अरब डॉलर की रेमिटेंस लगती है, ये एक इसमें एरिया समझता हूँ जिसमें इसका फ़ायदा हो सकता है। बट इट्स ए न्यू टेक्नोलॉजी इवॉल्विंग है। कई बहुत बड़े वहाँ के जो इन्वेस्टर्स हैं जो समझते हैं इस चीज़ को, दे थिंक कि इट्स नॉट अ वे टू गो। कई करना चाहते हैं। फिर ये है कि बहुत कम मुल्कों ने इसको लीगलाइज किया, ये बात भी अपनी जगह है। अभी तो सारे मुल्क एक फ्रेमवर्क बना रहे हैं, कुछ मुल्कों का बन गया है, पाकिस्तान को भी बना लेना चाहिए। इसको इस हद तक देखें, फिर सोचेंगे कि क्या 2000 जो डिजिटल करेंसी है इस पर सारे मुल्क जा रहे हैं, अमेरिका भी इस पर जा रहा है और बाकायदा तौर पे जो सदर ट्रंप हैं वो इस पर जो है बड़ा शौक रखते हैं, बाकी मुल्क भी इस पर जा रहे हैं। चाइना जो है वो इस हवाले से बड़ा काम कर चुका है। तो ये तो लगता है कि एक करेंसी है जो दूसरी करेंसी को जो है वो बिल्कुल तब्दील कर देगी, यानी कि डॉलर जो है उसको करेंसी को तब्दील करके डिजिटल करेंसी जो है उसमें ये तब्दील हो जाएगा। दूसरा साथ बजट आ रहा है हमारा, बजट में ये सामने आ रही है बात कि जो सोलर है उसको भी वो भी सस्ता होने का इम्कान है, और सोलर जो पैनल्स हैं वो सस्ते होने के इम्कानात हैं, गाड़ियाँ सस्ती होने के इम्कानात हैं। और ये भी खुशखबरी इसमें बताई जा रही है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो है वो ज़्यादा खर्चा किया जाएगा और बाकी जो कटौतियाँ कर दी गई हैं, ज़्यादा खर्चा जो है वो अखराजात नहीं बढ़ाए जाएंगे। आप इस हवाले से कैसा देखते हैं बजट? देखिए, मेरी एक ये राय है कि पाकिस्तान को बहुत अच्छी वक्त और स्पेस मिली हुई है बोथ IMF के प्रोग्राम के साथ एंगेजमेंट में होने से, और प्लस जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ उससे जो मुल्क का वकार बुलंद हुआ है, उसको बहुत अच्छा स्पेस है कि आप ट्रांसफॉर्मेशनल काम जो करना चाहते हैं ना, जो एक्सपेंडिचर्स ठीक करना चाहते हैं, आप पे टैक्स बहुत लागू है सैलरीड पर, उसको कम करना, गाड़ियों की इंपोर्ट 3 से 5 साल हो जाएगी शायद साहब, एग्जैक्टली नोट कर लीजिएगा, यही आपको बजट में दिखाई देगा। ठीक, जो 3 साल तक आप पुरानी गाड़ी मंगवा सकते थे, अब आप 5 साल पुरानी गाड़ी मंगवा सकेंगे। कुछ जो इंपोर्ट ऑफ पार्ट्स, रॉ मटेरियल, इस तरह की चीज़ें हैं, उसमें एक नेशनल टैरिफ रिफॉर्म होना चाहिए। वो ड्यूटीज़, एडिशनल कस्टम्स ड्यूटीज़, रेगुलेटरी ड्यूटीज़, इसका एक निज़ाम जो है ऐसा बना हुआ है कि वो हमारे मुल्क की जो कम्पिटिटिवनेस है उसको हर्ट करता है, उस तरफ जाना चाहिए। उससे ना सिर्फ आपको ज़्यादा चॉइस मिलेगी ऑफ गुड्स, आप इलेक्ट्रॉनिक स्टोर पर जाएंगे तो ज़्यादा चॉइस मिलेगी, लोकल इंडस्ट्री भी उभर कर आएगी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर, बेहतर क्वालिटी की गाड़ी, बेहतर एयर कंडीशनर, बेहतर कंप्यूटर, बेहतर। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच। वक्त की कमी थी, वरना हम तो चाहते हैं कि आप बोलते रहें। नाज़रीन, ये है वो चीज़ें, मगर बात यह है कि इस सेगमेंट को कंक्लूड करते हुए हम यही कहेंगे, अनटिल अनलेस जो नीचे एंड यूज़र है उसको रिलीफ नहीं मिलता तो फिर ये बातें हवा में ही रहती हैं। दुआ है कैसा हो और आम आदमी को रिलीफ मिले। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। दुनिया में जंग के हालात और बढ़ते हुए साया, ये हमारा मौजूद है, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है मेजर जनरल रिटायर्ड रज़ा मोहम्मद, मुमताज़ दफ़ाई तजिया निगार, हमें टाइम देते रहते हैं और गाइड करते रहते हैं, लाइटर करते रहते हैं। जल साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मैं स्टेट आता हूँ, एक स्टेटमेंट दी है चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के, हमारे जो चेयरमैन आजकल बैरून मुल्क दौरे पे हैं, जिससे इशारा ये मिलता है कि दी स्टोरी इज़ नॉट ओवर एंड वी शुड बी ऑन गार्ड, जिसे कहते हैं आप। तो ये कि हम उनकी इस बयान को कैसे इंटरप्रेट करें, क्या समझें? जनरल साहब। जी शुक्रिया कायद साहब, थैंक यू सो मच मुझे अपने शो में बुलाने के लिए। जी आई थिंक ये तो स्टोरी चल रही है जी 1948 ऑनवर्ड से, जब से कश्मीर की जंग हुई उस वक़्त से आज तक जो है हम लोग आराम से तो बैठे नहीं हैं। बीच में कभी लंबे पॉजेज़ आए, कभी छोटे पॉजेज़ आए, लेकिन 1971 को जब आप देखते हैं तो वहाँ से टेररिज्म की इब्तदा साउथ एशिया में इंडिया ने शुरू कर दी, और उसके बाद पाकिस्तान में कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ होता रहा। फिर 9/11 हो गया, वॉर ऑन टेरर हुई, सारी चीज़ें हुई। तो पाकिस्तान तो हालत जंग में है जी बड़े अरसे से, नंबर 1 तो मैं ये कहना चाहता हूँ। दूसरा, जो चेयरमैन जॉइंट चीफ है उन्होंने बड़ी वाइज बात की है जी कि कभी भी आपने दुश्मन को ईजी नहीं लेना। आपने कभी भी जो इंटेंट और कैपेबिलिटी है ना, उनके दरमियान बहुत गैप होता है।
इंटेंट को आप कभी समझ सकते हैं, कभी नहीं समझ सकते, कभी वो एनिमी आपको बताता है, कभी नहीं बताता। तो बेस्ट ये होता है कि आप एनिमी की कैपेबिलिटी पे प्लान करें, और कैपेबिलिटी एनिमी की ये है, इंडिया की ये है कि वो किसी वक्त भी कहीं पे भी कोई शरारत कर सकते हैं, कोई नया फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर सकते हैं, कोई नई जो चीज़ है वो कर सकते हैं। इसलिए पाकिस्तान को अपने गार्ड्स जो हैं ऑन रखने पड़ेंगे, और हमें हर वक्त तैयार रहना पड़ेगा किसी भी एडवेंचरिज्म के लिए इंडिया के, क्योंकि इंडिया इस वक्त एम्बेरस्ड है, उनकी लीडरशिप एम्बेरस्ड है, उनका मीडिया एम्बेरस्ड है, ऑल ओवर द वर्ल्ड उनकी बड़ी सुबकी हुई है। अभी वो शशि थरूर साहब और बाकी लोग गए हैं बाहर, तो उनकी पजीराई यूनाइटेड स्टेट्स में तो हुई नहीं है, वो वहाँ से कोलंबिया चले गए हैं, लैटिन अमेरिका चले गए हैं। तो वो इंग्लिश तो माशाल्लाह बड़ी अच्छी बोलते हैं, बहुत अच्छी बातचीत करते हैं, लेकिन उनका सारा जोर जो है इस वक्त वो प्रेसिडेंट ट्रंप को क्रिटिसाइज़ करने पे। तो आई डू नॉट थिंक कि वो इस हालत में है कि वो कोई इंटरनेशनली भी कोई स्पोर्ट गेन कर सकेंगे। तो कमिंग बैक टू ओरिजिनल क्वेश्चन का हिसाब, मेरे ख्याल में बड़ी ज़रूरी चीज़ है कि हमें हर वक्त तो हम तैयार रहते ही हैं, अभी भी हमें किसी भी एडवेंचर के लिए तैयार रहना चाहिए, और इंडिया को भी ये पता है कि वो कोई भी एडवेंचर करेंगे तो पाकिस्तान उसका भरपूर जवाब देगा, जैसे कि पाकिस्तान ने कुछ अर्सा पहले उनको एक सबक सिखाया है। जी मियाँ साहब, ओवर टू यू। जनरल साहब, जो भारतीय जनरल हैं उन्होंने ये माना है और बाकायदा तौर पर उन्होंने इतराफ़ किया है कि पाकिस्तान ने भारत के त्यारे गिराए हैं, लेकिन दूसरी जानिब जो मोदी हैं उनका जंगी जुनून अभी तक जो है वो नहीं थम रहा, वो उसी तरह की बातें कर रहे हैं, उसी तरह की धमकियां दे रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि भारत जो है वो दोबारा कोई ऐसी हरकत कर सकता है और ये मामला एटमी जंग तक जा सकता है? जी, पहली बात तो ये जी कि मोदी साहब के मेरा ख्याल पर्सनैलिटी को समझना बड़ा ही ज़रूरी है। अगर आप मोदी साहब की पर्सनैलिटी को गौर से देखें तो देखिए कि उन्हें कहाँ से ट्रांजिट किया और कहाँ पहुँचे, और फिर गुजरात में जो कुछ उन्होंने किया वहाँ पे उनको ख़ताब मिला बुचर ऑफ गुजरात का। तो उनका माइंडसेट वो है। उसके बाद उनके ऊपर से सारे दाग धो दिए गए, क्योंकि उनकी ज़रूरत थी वेस्ट को, अमेरिका को ज़रूरत थी चाइना के अगेंस्ट, जो कि अभी मेरा ख्याल है उनकी आंखें खुली हैं कि इंडिया जो है वो किसी के अगेंस्ट भी खड़ा नहीं हो सकता। तो जब आप उनकी पर्सनैलिटी के इस एस्पेक्ट को देखते हैं तो उनके लिए बंदे मरवाना, अपने मुल्क में मरवा देना, और ख़ासकर मुसलमानों का कत्लेआम कर देना, कोई जंग शुरू करवा देना अपनी ज़ात के लिए, अपने अनाद के लिए और अपनी इलेक्शन की फ़तह के लिए, उनके लिए कोई ऐसी बात नहीं है, बड़ी मामूली सी बात है। और अभी भी उनको जो प्रॉब्लम हुई है वो ये हुई है कि आप उनके पुराने जितने इलेक्शंस हैं वो देखें तो उसमें ये हुआ कि कोई ना कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हुआ, उससे उन्होंने अपने इलेक्शन में भी फ़ायदा उठाया, इंटरनेशनल कम्युनिटी की हमदर्दियाँ भी हासिल की, एक दफ़ा इवन उन्होंने सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम भी ले लिया। अभी आते हैं इस तरफ कि जी वो क्या कुछ कर सकते हैं कि नहीं। जी हाँ, पॉसिबिलिटी तो है, क्योंकि उनको अभी जो एम्बैरेसमेंट हुई है उसको वो ओवरकम करने के लिए क्या कोई और हरकत ऐसी करेंगे कि नहीं करेंगे। तो जहाँ तक मोदी साहब का ताल्लुक़ है वो तो चाहेंगे। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि उनकी फोर्सेस और उनकी फोर्सेस के चीफ्स इस चीज़ के लिए तैयार हैं कि नहीं हैं। कमिंग ओवर टू दी क्राइसिस एंड जो एटॉमिक का आपने यूज़ की बात की है, वो ये है जी कि कोई भी कॉन्फ्लिक्ट जो होता है उसको मैनेज करना बड़ा ज़रूरी होता है कि कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन पे जाएं। अभी जैसे इंटरनेशनल कम्युनिटी है, ट्रंप साहब ने अभी कहा है कि दोनों कंट्रीज़ को मैं बिठाऊंगा। कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो जाते हैं तो फिर क्राइसिस होते नहीं हैं, लेकिन जब क्राइसिस हो जाते हैं उनको मैनेज करना बाज़ वक़्त मुश्किल हो जाता है। और स्पेशली अगर ये दोनों तरफ से कोई एक्सचेंज ऑफ वेपन्स जब शुरू हो जाती है, जैसे अभी रिसेंटली हुई, एयर भी यूज़ हुई, मिसाइल भी हुई, आर्टिलरी भी हुई, ड्रोन्स भी हुए, तो इस तरह की वॉर किसी वक्त भी आउट ऑफ कंट्रोल स्पाइरल कर सकती है। और जब वो आउट ऑफ कंट्रोल स्पाइरल करती है तो फिर आपके हाथ में वो गेम रहती नहीं है। जैसे मैंने एक दफ़ा शायद पहले भी आपके प्रोग्राम में अर्ज़ की थी कि हर कंट्री की एक बर्दाश्त की हद होती है, जिसे हम थ्रेशोल्ड कहते हैं, और उसे हम न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड कहते हैं जब दोनों मुल्कों के दरमियान न्यूक्लियर की यूज़ की बात होती है। पहले तो पाकिस्तान की हम न्यूक्लियर पॉलिसी की बात करते हैं। पाकिस्तान की न्यूक्लियर पॉलिसी जो है उसमें फ़र्स्ट यूज़ है, नंबर 1। हमने कभी नहीं कहा जी कि हम फर्स्ट यूज़ नहीं करेंगे। नंबर 2, पाकिस्तान ने अपनी जो स्ट्रेटजी है उसको फुल स्पेक्ट्रम डेटरेंस का नाम दिया, यानी कि ये ऑल इनकम्पसिंग है, नीचे से लेके ऊपर तक किसी भी स्पेक्ट्रम में हम कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल वेपन सारे यूज़ कर सकते हैं। हम नहीं चाहेंगे, पाकिस्तान कभी नहीं चाहेगा कि थ्रेशोल्ड पाकिस्तान का ब्रीच हो, थ्रेशोल्ड यानी कि बर्दाश्त क्रॉस और पाकिस्तान को न्यूक्लियर होना पड़े। लेकिन ये न्यूक्लियर वेपन्स, जैसे पहले भी मैं कहता था, अभी भी कहता हूँ कि बेसिकली तो ये वॉर फाइटिंग वेपन्स नहीं होते हैं जी, ये वॉर डिटरिंग वेपन्स होते हैं।
बट गॉड फॉरबिड अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है जब किसी भी कंट्री की एग्जिस्टेंस एट स्टेक हो जाती है या पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस एट स्टेक हो जाती है या डिस्ट्रक्शन जो है ऐसी पॉसिबल होने वाली है कि जिसको हम जो आने वाली बहुत सारी दहाइयों तक ओवरकम ना कर सके, तो जाहिर है आपके पास न्यूक्लियर ऑप्शन जो है वो मौजूद है, और वो इसीलिए है कि वो आपकी सिक्योरिटी की ज़मानत है, आपकी सॉवरेनिटी की ज़मानत है, आपकी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी की ज़मानत है। अच्छा जल साहब, थोड़ा सा मैं एक इंटरनेशनल बात करूं मियाँ साहब आपकी इजाज़त से, कि ये जल साहब एक और अटैक किया है और ये अटैक यूक्रेन नहीं कर सकता अकेले ऑन इट्स ओन, तो क्या ये जंग फैलती नज़र आती है और बड़ा दूर जाके उन्होंने बेस को निशाना बनाया है, इसका फॉल आउट क्या हो सकता है जल साहब? जी मेरे ख्याल में जी ये है कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप है उनकी भरपूर कोशिश ये है इस वक्त कि यूक्रेन और रशिया के दरमियान जो वॉर है स्टॉप हो। जो मेरी पर्सनल राय है, जैसे मैंने पढ़ा है, देखा है, सुना है, मैं रशिया भी जाता रहा हूँ, उनसे भी मिला हूँ, उनके स्कॉलर्स को मिला हूँ, जो यूक्रेन के लोग हैं उनको भी सुनता रहता हूँ, यहाँ पे यूक्रेन के जो एम्बेसी है उनसे भी मिलता रहता हूँ। बात यह है कि दोनों तरफ शायद ये ख्वाहिश कहीं ना कहीं मौजूद ज़रूर है कि जंग बंद हो जाए। अभी कौन लोग हैं जो इस जंग को बढ़ाना चाहते हैं या बंद नहीं करना चाहते, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है देखने की। और मेरे ख्याल में वो कंट्रीज़ जो इस वक्त यूक्रेन को उकसा रही हैं, लॉन्ग रेंज के मिसाइल दे रही हैं या ऐसी टेक्नोलॉजी दे रही हैं कि वो जंग बंद ना करें, तो ये वो कंट्रीज़ हैं जिनके फेवर में है कि यूक्रेन और रशिया की जंग होती रहे। फ़ायदा क्या होगा? मेरे ख्याल में फ़ायदा जो है वो किसी को भी कोई नहीं है। यूक्रेन तबाह हो रहा है, लोग यूक्रेन के मर रहे हैं, पैसा यूक्रेन का लग रहा है, यूरोप पूरा जो है वो अंडर थ्रेट है। अगर एनवायरमेंटल पॉल्यूशन होगी तो यूरोप में होगी, दूसरी तरफ से रशिया जो है उसका पैसा लग रहा है, उसके लोग मर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये किसी के भी फेवर में नहीं है, जो मुझे समझ आती है। और इस जंग में मेरा ख्याल है, लेकिन सर जो जिस तरह का हमला किया गया है, जिस अंदाज से हमला किया गया है, वो लगता नहीं है कि यूक्रेन ने किया है या यूक्रेन की वो मनसूबाबंदी थी। 117 जो है वो ड्रोन्स हमले किए गए और वहाँ पर 40 से ज़ायद जो है वो जहाज़ उनके तबाह कर दिए गए। जिन मुल्कों ने भी ये असला दिया है, जिनने भी लॉन्ग रेंज उनको जो है वेपन दिए हैं, इससे पहले भी पुतिन साहब पर हमला हुआ था, तो क्या पुतिन उनका बदला नहीं लेगा उन मुल्कों से, या जिन पर उनको शक है कि वहाँ से ये आ रहा है, तो उसके बदले में ये जंग तो बढ़ सकती है? मेरे ख्याल में वो जो टेरिटोरियल लिमिट्स हैं यूक्रेन की, मेरे ख्याल में उसको क्रॉस वो नहीं करेंगे डायरेक्ट, क्योंकि इस वक्त ये एक बहुत बड़ी प्रॉक्सी वॉर हो रही है। अगर आप गौर करें तो दुनिया की बहुत बड़ी जो प्रॉक्सी वॉर्स हुई हैं उनमें से ये एक प्रॉक्सी वॉर है। प्रॉक्सी क्या है कि यूक्रेन सामने लड़ रहा है और यूक्रेन के पीछे पूरा नेटो है, दूसरी तरफ रशिया और रशिया के कुछ इत्तेहादी हैं जो कि इतना बड़ा ग्रुप नहीं है। तो ये एक प्रॉक्सी वॉर है। बट स्टिल मेरे ख्याल में पुतिन साहब जो है वो कभी भी यूक्रेन की टेरिटोरियल लिमिट से बाहर मेरे ख्याल में नहीं निकलेंगे। वो नहीं चाहेंगे कि ये जंग जो है पूरे यूरोप में फैल जाए। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर है कि यूक्रेन की जिन जगहों से फायर हुआ, यूक्रेन के जो वेपन सिस्टम्स हैं, यूक्रेन के पास जो कैपेबिलिटी नहीं आई है या कोई मिसाइल नहीं आए हैं या कोई टेक्नोलॉजी नहीं आई है, तो उसको वो ज़रूर मेरे ख्याल में मैसिवली अटैक करेंगे और उसका बदला। अच्छा जल साहब, एक मैं चाहता हूँ सर वक्त में एक और भी चीज़ कवर कर लूँ, वो ये कि अमेरिका बहादुर ने गालबन ये कहा है, बल्कि यकीनन ये कहा है कि चाइना कोई मिलिट्री एक्शन ले सकता है साउथ एशिया में। इशारा उसका इंडिया की तरफ लगता है आपको, या ताइवान पुरानी एक एम्बिशन भी और क्लेम भी करता है चाइना की हमारा है, तो ये इधर कोई एस्केलेशन नज़र आती है आपको जल साहब? नहीं जी, मैं जी चाइना को जितना मैंने पढ़ा है समझा है जी, मेरी PhD भी CPAC पे है, चाइना को मैंने बहुत पढ़ा है। चाइनीज़ नेशन एज अ होल जो बहुत पेशेंट, बहुत क्वाइट नेशन है और एग्रेसिवनेस उनमें एज अ पॉलिसी नहीं है। वो कभी भी एग्रेशन करेंगे नहीं, वो कभी किसी भी जंग को मेरे ख्याल में शुरू नहीं करेंगे। हाँ, वो सेल्फ डिफेंस ज़रूर करेंगे, अगर उनके ऊपर एग्रेशन होती है तो काउंटर ऑफेंसिव ज़रूर करेंगे। उसकी मैं एग्जांपल ये देता हूँ आपको कि हांगकांग के लिए उन्होंने कितना ज़्यादा वेट किया, इंतज़ार किया, और उसके बाद जो ताइवान है उसके लिए भी वो कहते हैं हम पूरा इंतज़ार करेंगे।
अगर आप याद करें 1962 की जो इंडिया की वॉर हुई थी और चाइना की, या अभी जो गैलवान में हुआ 3-4 साल पहले, वो सारे के सारे में इट वाज काउंटर ऑफेंसिव फ्रॉम द चाइनीज़ साइड। चाइनीज़ लोगों ने जंग शुरू नहीं की। तो कमिंग बैक जी, आपका जो क्वेश्चन का जो नंबर 1 जवाब है, मेरे ख्याल में चाइना कभी खुद से कोई भी मिलिट्री इंकर्जन इख्तियार नहीं करेगा या शुरू नहीं करेगा। ताइवान के ऊपर भी वो हौसले से बैठे रहेंगे जब तक कोई उनको प्रोवोक नहीं करता फिज़िकल अटैक के साथ या फिज़िकल ऑक्यूपेशन ऑफ द ताइवान के साथ। जब उनको लग जाता है कि कोई और फोर्सेस आ गई हैं तो फिर शायद वो रिटेलिएट करें। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि चाइना जो है पिछले कुछ अरसे से असर्टिव ज़रूर हुआ है। अगर आप देखें तो साउथ चाइना सी जो है वहाँ पे टेरिटोरियल क्लेम्स है बहुत सारी कंट्रीज़ के। अगर आप देखें टाइनी आइलैंड है, छोटे छोटे आइलैंड हैं, हर आइलैंड जो होता है उसकी टेरिटोरियल वाटर्स होते हैं, इकोनॉमिक जोन होता है, बाकी चीज़ें होती हैं। तो वो एक दूसरे के साथ ओवरलैप बहुत कर रहे हैं। तो जब ओवरलैप करते हैं तो उनके टेरिटोरियल। अच्छा जनरल साहब, एक पाकिस्तान के हवाले से एक और सवाल तशना ना रह जाए। आज हम देख रहे हैं कि उनके थिंक टैंक्स बड़े वोकल हैं, खुल के कह रहे हैं अगर पाकिस्तान का पानी बंद किया तो वो जो है किसी हद तक भी जा सकते हैं। ये पॉलिसी में एक शिफ्ट है, चाइना ज़्यादा वोकल हो गया अपने और पाकिस्तान के रिलेशंस के ज़मन में। एग्जैक्टली, वेरी राइटली सेड। मैं इसी तरफ आ रहा था, जो बात मैं कर रहा था कंटिन्यूइंग, कि चाइना ने कुछ अरसे से असर्टिवनेस दिखानी शुरू की है। पहले चाइना बिल्कुल क्वाइट होता था, अभी उन्होंने ये है कि जहाँ पे उनके इंटरेस्ट जो हैं हार्म होते हैं वहाँ पे वो असर्टिव होना शुरू हो गए हैं। अभी जब पाकिस्तान की बात आई है, पानी की बात आई है, पाकिस्तान की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी की बात आई है, तो उन्होंने बहुत असर्टिवली ये कहा है कि कभी इन पाकिस्तान को तनहा ना समझिए। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो आपका इशारा विक्टर गाओ साहब की तरफ होगा। विक्टर गाओ साहब जो हैं वो बहुत बड़े उनके थिंकर भी हैं, उनके एनालिस्ट भी हैं, उनके एकेडमिशियन भी हैं, और ये डेंग ज़ाओपिंग जो है उनके साथ भी रहे हैं। तो उन्होंने जो कुछ कहा है, आई एम श्योर कि उनके कहने में स्टेट की ज़बान भी शामिल है, कि स्टेट ऑफ चाइना जो है वो ये समझती है कि उन्होंने पाकिस्तान के साथ खड़े होना है, और अगर कोई ऐसा वक्त आता है जब पाकिस्तान की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को कोई थ्रेट है या जैसे पाकिस्तान का पानी फुली रोकने की कोशिश की जाती है, तो विक्टर गाओ ने एक लफ्ज़ बोला था, अगर आपको याद हो, कि उन्हें वो नहीं करना चाहिए जो अपने लिए पसंद नहीं करेंगे। तो उनका सारा पानी जो है चाइना की तरफ से आता है, और चाइना में जो पानी रोकने की कैपेबिलिटी है इंडिया से कहीं ज़्यादा है। तो आई डोंट थिंक कि वो इंडिया जो है वो ऐसी हरकत करेगा जिससे कल को उनके दरिया भी खुश्क हो जाएँ और उनकी ज़मीनें बंजर हो जाएँ। चाइना असर्टिव है, चाइना पाकिस्तान के साथ खड़ा है, और चाइना ओपनली ये कह रहा है कि वो पाकिस्तान के साथ हर हालत में खड़ा रहेगा, और ये हमारे लिए खुशी की बात है। जी मियां साहब। जनरल साहब, एक तो बात यह है कि भारत जो है वो बिल्कुल तनहा हो गया है पूरी दुनिया में, उसके साथ कोई भी मुल्क इस वक्त खड़ा नहीं है। कनाडा में भी G7 का जो इजलास होना था वहाँ पर अब मोदी जी को दावत नहीं दी गई है, और पाकिस्तान ने सफारती महाज पर भी मैदान मार लिया है। दूसरी जानब जो भारतीय जनरल जो कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने हमारे तैयारे तबाह किया, और हमारी जो एयरफोर्स है वो 3 दिन ग्राउंडेड रही, यानी कि वो तैयारे उड़े ही नहीं, 3 दिन उनके तैयारे बिल्कुल ग्राउंड पर रहे। जी, मैं यहाँ पे अप्रिशिएट करूँगा मियाँ साहब आपको, काजी साहब को, बाकी जितना हमारा मीडिया है, सोशल मीडिया, अल्हम्दुलिल्लाह सब ने सच बोला। जो बात असल ये है कि झूठ के पाँव नहीं होते, और इस वक्त उनको जो हजीमत उठानी पड़ रही है, एम्बेरसमेंट डिप्लोमेटिक है, उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने इब्तिदा से ही झूठ का सहारा लिया और झूठ पे झूठ बोलते गए। लेकिन आजकल के ज़माने में, टेक्नोलॉजी के ज़माने में, झूठ जो है उसको छुपाना बेहद मुश्किल है। तो उन्होंने जो आपने कहा कि उनके जनरल्स जो हैं अभी वो भी कन्फेस कर रहे हैं, उनके कांग्रेस के लीडर्स हैं वो कह रहे हैं जी इसके ऊपर इंक्वायरी बिठा दो, कि ये ऐसी चीज़ है कि जिसको छुपा नहीं सकते थे कि उनके 6 तैयारे जो हैं पाकिस्तान फ़ज़ाइया ने अल्हम्दुलिल्लाह गिराए हैं। तो ये रोज़े रोशन की तरह अयां है और डॉक्यूमेंटेड है, इसलिए उनको एम्बेरसमेंट हो रही है, कि उनके झूठ की वजह से भी एम्बेरसमेंट हो रही है। डिप्लोमेटिक आइसोलेशन जो है, जैसे आपने G7 का बोला, उसकी भी रीज़न यही है कि उन्होंने इतना झूठ बोला कि लोग खुद एम्बेरस हैं कि इतने झूठ बोलने वाले कंट्री के लोगों के साथ हम आगे कैसे डील करें। इंटरनेशनली आइसोलेट होना जो है उनके लिए तो एक बहुत बड़ी धचके की बात है। वो तो समझ रहे थे कि उन्होंने पाकिस्तान को आइसोलेट कर लिया, नंबर 1। नंबर 2, उनकी जो रेलेवेंस है विद यूनाइटेड स्टेट्स इन कंटेनमेंट ऑफ चाइना, के
की वजह से वो तो कभी भी तनहा नहीं होंगे। एंड देयर थॉट के जी ये पहलगाम को फॉल्स फ्लैग करने के बाद जब वो पाकिस्तान पे जनरल साहब, इट इज़ ऑलवेज अ ग्रेट प्लेजर टू हैव यू ऑन दी शो। कुछ चीज़ें तशना रह गई हैं, जनरल साहब से फिर पूछेंगे, वक्त कम है, मगर ये जो हमारे विंग्स हैं, साइबर विंग है हमारा, उसके बाद हमारा स्पेस विंग है एयरफोर्स का, ये सब बातें जनरल साहब हम आपसे रहनुमाई लेते रहेंगे। नाज़रीन, ये था हमारा आज का शो, कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।